वेलकम गाइस, जयश्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है हीट एंड ट्रीटमेंट, हीट एंड टेम्परेचर। आज हम अध्ययन करेंगे परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। परफेक्ट गैस इक्वेशन अपन अक्सर पढ़ते रहते हैं। अपन सभी को पता है कि ये होता है अपना PV इज इक्वल टू nRT। ये अपना परफेक्ट गैस इक्वेशन है। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो ये किन किन नियमों से बन के आया, किस तरीके से इसका ये ड्राइव हुआ, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके लिए अपने को कुछ एक नियम पढ़ने पड़ेंगे पहले, जैसे कि एक होता है आपका बोयल्स लॉ, एक होता है आपका चार्ल्स लॉ, एक है आपका गै-लुसाक लॉ और एक है आपका आवोगाद्रो लॉ। गाइस, अपने को पता है अपनी इक्वेशन तो PV इज इक्वल टू nRT आनी है। तो इनमें अपने को इनका सहयोग लेना पड़ेगा, जैसे बोयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, गै-लुसाक लॉ का और आवोगाद्रोस लॉ का। इन नियमों को याद करने का भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इसको इस तरीके से याद रखिए, जैसे बोयल है, वैज्ञानिक का नाम है बोयल, और ये भी वैज्ञानिकों के ही नाम है सारे। तो बोयल से आप याद रखो बोयल टी चाय। तो बोयल टी ना, तो टी का फर्स्ट लेटर क्या आया? टी। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन बोयल्स लॉ पढ़ेंगे तो बोयल्स लॉ के अंदर जो टी है, वेरिएबल जो टी है इक्वेशन के अंदर, ये रहेगा आपका कांस्टेंट। टी रखना है आपको कांस्टेंट। और अगर इसमें टी कांस्टेंट रहेगा तो अपनी ये इक्वेशन बन जाएगी P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये है आपका बोयल्स लॉ। टी कांस्टेंट रखना है, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। या फिर मैं अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो ये मेरा हो जाएगा PV इज इक्वल टू K1। प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाते हैं तो अपना बराबर का चिन्ह आता है, और इसको बैलेंस करने के लिए अपने को एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। यहाँ पे मैं वो कांस्टेंट ले रहा हूँ K1। इसी तरीके से अपना जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ के अंदर आप याद रखिए, जैसे चार्ल्स से अपना हो गया चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन एक कॉमेडियन था, और चार्ली चैपलिन तो P आया इसके अंदर, चैपलिन का जो है P से इस वर्ड को याद रखो, और इसमें अपने को कांस्टेंट लेना है P वर्ड को, P वेरिएबल को, और इस हिसाब से अपनी जो इक्वेशन बन के आएगी वो आ जाएगी। P तो अपना कांस्टेंट हो गया, तो ये अपना आ जाएगा V इज प्रोपोर्शनल टू T। और जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा V/T इज इक्वल टू K2। वो K1 था, ये मैंने मान लिया K2। इसी प्रकार से जो गै-लुसाक लॉ है, गै-लुसाक लॉ के अंदर अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। इस बार कांस्टेंट किसको रखेंगे? वॉल्यूम को। तो अब अपना जो समीकरण बन रहा है यहाँ पे, वो बनता है आपका P इज प्रोपोर्शनल टू T। या फिर इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा P/T इज इक्वल टू K3। आवोगाद्रो का नियम ये कहता है गाइस कि जो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके अंदर मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स की संख्या के समानुपाती होता है। और यहाँ से मैं ड्राइव कर सकता हूँ V इज इक्वल टू K इंटू N। जैसे इसको मैं K4 ले लेता हूँ, ये K1, K2, K3, K4। तो आप यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहोगे किसकी, K4 की, तो जाएगी V/N इज इक्वल टू K4। तो गाइज इस प्रकार से इन चारों वैज्ञानिकों के दिए गए नियमों से अपने पास में ये चार इक्वेशंस आ गई: बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ और आवोगाद्रोस लॉ। बोयल्स लॉ के अंदर गाइज अपन ने लिया था टेम्परेचर T को कांस्टेंट लिया था किसी गैस इक्वेशन के लिए, और अपने पास में समीकरण बन के आई थी PV इज इक्वल टू K1। इसी प्रकार से चार्ल्स लॉ के अंदर ने अपने कांस्टेंट लिया था प्रेशर को, और प्रेशर को जब अपने कांस्टेंट रख रखा है तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, और इक्वेशन अपनी बन के आएगी V/T इज इक्वल टू K2। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। गै-लुसाक लॉ जो है, गै-लुसाक लॉ के अंदर अपन वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हैं, और वॉल्यूम को अगर अपन कांस्टेंट रख रहे हैं तो ये अपनी जो इक्वेशन बन के आएगी, चूंकि P इज प्रोपोर्शनल टू T, दैट्स व्हाई P/T इज इक्वल टू K3, कांस्टेंट नंबर K3। और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 3।
आवगाद्रो का जो नियम है, आवगाद्रो का जो नियम वो कहता है कि किसी भी गैस के अंदर नंबर ऑफ मोल्स प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, अर्थात वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरीके से अपनी इक्वेशन आ जाएगी अगर V/N इज इक्वल टू K4, इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इन सभी इक्वेशंस को मिला दूं और इनको मिला करके एक समीकरण बनाना चाहूं तो मैं कह सकता हूं बाय इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देखिए गाइस, पहला जो आपका है बोयल्स लॉ, इसमें है आपका कांस्टेंट क्या चीज है, पीवी। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पीवी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। पीवी के बराबर आ रहा है, K1 जैसे मान लो। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 2 में आप देखो V/T, मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, सॉरी वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के, और टेम्परेचर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी, तो यहां से अपना आ जाएगा V/T। तो वॉल्यूम तो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, तो अब की बार क्या बचा अपना नीचे T, ये किसकी प्रोपोर्शनल में हो रहा है आपका K2 के। ठीक है, आप इस तरीके से इसको मान सकते हो। इक्वेशन नंबर 3 से आप देखिए, इसमें दो चीजें हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। तो प्रेशर की बात अपन पहले कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और टेम्परेचर की बात अपन इक्वेशन नंबर 2 में कर चुके हैं, तो इनको अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे K3 लिख सकते हो। और फिर उसके बाद में आवगाद्रो का जो लॉ था उससे इक्वेशन नंबर 4 निकली थी, और इक्वेशन नंबर 4 थी अपनी V/N। तो V के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे बचा क्या अपना N, तो ये अपॉन में N, ठीक है। और आप चाहो यहाँ लिख सकते हो K4। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ PV/NT इज प्रोपोर्शनल टू, मैं इस पूरे को ही एक अलग कांस्टेंट दे देता हूँ, जैसे मान लो कि जो भी मैं देना चाहूँ K दे दो, चाहिए K दे दो इसको, ठीक है। और ये हो गया आपका PV बराबर NKT। और यहां पे ये जो K है, ये K आता है PV बराबर NRT। इनफैक्ट यहां पे हुआ क्या है कि जो ये कांस्टेंट अपन ने लिया था, ये कांस्टेंट था कोई भी, और ये कांस्टेंट को जब अपन परफेक्ट गैस इक्वेशन के रूप में देखेंगे डिसाइड करने के लिए, तो ये जो कांस्टेंट है अपना, ये कांस्टेंट K इज इक्वल टू हो जाता है आपका R, और R का मतलब यहां पे है, R इज इक्वल टू होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आपका ये होगा। तो अपनी इक्वेशन आई PV इज इक्वल टू NRT। यहां पे जो P है आपका प्रेशर, V है आपका वॉल्यूम, N है आपका नंबर ऑफ मोल्स, R है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और T है आपका टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी, एक और भी है, एक कभी कभी अपन पढ़ते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट्स, RU, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है RU, ये इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई बाई M, मॉलिक्यूलर वेट। RU का मतलब हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R का मतलब आपको अपन ने पहले ही डिफाइन किया रखा है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और M है आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और अगर जैसे मान लो अपने को यहाँ पे निकालना है R का मान, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का मान निकालना है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RU अपॉन में M, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा जी, जो RU है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो है, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान होता है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अगर अपन निकालना चाहें तो सबसे पहले अपन जैसे कि R का मान निकाल रहे हैं एयर के लिए, तो R का मान एयर के लिए कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन में M। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मान तो फिक्स है 8.314 M। एयर के लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट फॉर एयर ये होता है आपका 29, ठीक है। तो यहां पे हम डिवाइड कर देंगे 29 से, तो ये जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी लगभग कितनी आएगी, 0.287।
और कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का जो यूनिट है, इसका यूनिट आएगा किलो जूल पर किग्रा केल्विन। ठीक है, ये था एयर के लिए। इसी तरीके से अगर अपन इसको निकाले किसके लिए, Rn2 नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए कितना आ जाएगा, ये वही सेम है 8.314 अपॉन 28, क्योंकि मोलिकुलर वेट नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर वेट है वो होता है आपका कितना 28, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 0.297 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, चलिए अब इसके बाद में देखते हैं अपन। कभी कभी अपने को ऐसे पढ़ने को मिलता है कि कभी कभी लिखा होता है PV इज इक्वल टू NRT, कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको PV इज इक्वल टू MRT। तो ये N और M में कुछ अंतर आ जाता है। इसका अपन तो आज अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्चुअल में N क्या है, N का मतलब तो है आपका सिंपल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और M जो है, M है मास ऑफ द गैस, गैस का जो द्रव्यमान है वो है आपका M। ये किस तरीके से डिफाइन और इसको किस तरीके से पढ़ेंगे अपन वो अध्ययन करते हैं। इसके लिए अपने को इसको समझने के लिए अपने को स्टार्ट PV इज इक्वल टू NRT, तो मैं इसको लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू RT। यहां पे जो V है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और अपने को पता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है 1 अपॉन रो। रो का मतलब है डेंसिटी, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P1 अपॉन रो इज इक्वल टू RT, और सभी को पता है चूंकि रो इज इक्वल टू M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं P और रो की जगह मैं लिख सकता हूं M अपॉन V इज इक्वल टू RT। तो यहां से निकल के आएगा अपना PV इज इक्वल टू MRT। जो पहले था आपका PV इज इक्वल टू NRT, अब निकल के आ रहा है PV इज इक्वल टू MRT। इसको समझाने के लिए अपन ने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज और देखिए इसी में साथ साथ, अपने को पता है कि किसी भी गैस का जो मास है, मास ऑफ द गैस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर WEIGST मोलिकुलर वेट। मैं इसको लिख सकता हूं M इज इक्वल टू N इंटू M, ठीक है। और मैं अगर मान निकालना चाहूं किसका, यहाँ पे M इज इक्वल टू N इंटू M लिख सकता हूं मैं, तो इस इक्वेशन में मैं आगे लिखूंगा PV इज इक्वल टू M की जगह मैं लिख दूंगा N इंटू M RT, सेम चीजें लिखी हैं, और PV बराबर मैं लिख सकता हूं, इसको मैं एक साथ मिला के लिख दूंगा N RUT, और ये ही मेरी इक्वेशन बनेगी। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पता है RU इज इक्वल टू होता है आपका M इंटू R। RU का मतलब मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, RU इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और M का मतलब है आपका मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, और R है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये यहां तक कंप्लीट हो गया। अपन साथ ही साथ इसके अंदर कर लेते हैं इसकी यूनिट निकाल के देखते हैं कि भाई RU की जो यूनिट है वो कितनी होगी, और जो R है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होगी। इसके लिए अपन इधर का हिस्सा यूज करते हैं गाइस, इसको मिटा दो पूरे। देखो अपने PV इज इक्वल टू MRT। अब अपन निकालते हैं R की यूनिट क्या होगी, R की यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो R की यूनिट अपने को पता है PV इज इक्वल टू MRT, ना मान निकालना चाहिए अपन R का, तो R का क्या हो जाएगा PV अपॉन MT, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा जी, P को किस में नापेंगे अपन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को किस में नापेंगे, मीटर क्यूब में, M को किस में नापेंगे अपन, kg में, और टेम्परेचर को केल्विन में। ये मान आ रहा है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, ऊपर बच गया M, तो ये न्यूटन मीटर अपॉन किलो जूल किग्रा केल्विन, ये माना है आपका R का। न्यूटन मीटर, चूंकि न्यूटन मीटर क्या होता है आपका जूल, तो जूल
पर केजी केल्विन, ये मान आया आपका किसका, आर की यूनिट है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। क्या, और मुझे लग रहा है कि वीडियो में पहले अपन ने इसका जो मान था उसको किलो जूल लिख लिया था, उसको आप जूल कर देना, किलो जूल नहीं जूल था। 0.287 और 0.297 जो एयर के लिए और नाइट्रोजन के लिए जो वैल्यू निकाली थी उसके अंदर। अच्छा जी, ये तो अपना माना है किसका, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का। और अगर आपको मान निकालना है किसका, आर यू का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, तो आर यू बराबर क्या होता है आपका, एम इंटू आर। एम का मतलब मोल, नंबर ऑफ मोल्स, और आर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, तो आर यू बराबर हो जाएगा आपका एम इंटू आर। तो जूल पर केजी केल्विन, सेम, सॉरी पुश करिएगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू आर इंटू एम। आर का मान अपने अभी भी निकाला है जूल पर किग्रा केल्विन, और एम का मान हो गया आपका किलोग्राम पर मोल। तो किलोग्राम से किलोग्राम कट आउट कर देंगे और ये अपने पास में बच गया, यहाँ पे लिखता हूँ इसको, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये किसका मान है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। ये वैल्यू आपकी निकल के आई है आर यू की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। ओके गाइस, तो ये आपका था परफेक्ट गैस इक्वेशन। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।